अभी मेरी नजर मंदिर के दरवाजे पर ही लगी थी कि मैं एकदम से चौकस हो गया। कमबख्त वही सीआईडी वाला आदमी मंदिर से बाहर निकल रहा था। इसके हाथ में गेंदे के फूलों का छोटा सा हार था। बाहर आकर इसने पलटकर हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और फिर छोटी सी सड़क पर इस तरफ चला गया जहां 2-4 साइकिल रिक्शा खड़े थे। मेरी नीम आंखें बराबर इसका ताकुब कर रही थी। अभी तक इसने मेरी तरफ निगाह नहीं डाली थी। मैं अजीब कश्मकश में था। ये कमबख्त मेरा पीछा करता यहाँ आया था या वैसे ही मंदिर में माथा टेकने आ गया था। मैं ये सोच ही रहा था कि इस आदमी ने गर्दन मोड़कर इस दरख्त की तरफ देखा जिसके नीचे मैं समाधि लगाए बैठा था। साफ लग रहा था कि वो मुझे देख रहा है, मगर इसने अपनी तरफ से ऐसा जाहिर किया जैसे यूं ही इसकी निगाह मुझ पर पड़ गई है। फिर वो एक साइकिल रिक्शा पर बैठकर वहां से चला गया, लेकिन मुझे वसवसे में छोड़ गया। अब मुझे यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए था। चुनाचा कुछ देर बाद मैं जय माता शेरावाली का धीमा सा नारा लगाया और तरछोल थाम कर मंदिर के पीछे की तरफ से होकर एक पगडंडी पर चल पड़े। ये पगडंडी आगे बल खाती चली गई थी। कुछ अंदाजा नहीं था कि ये पगडंडी कहाँ जा रही है। इसका मोड़ घूमा तो सामने नशेब में एक छोटी सी वादी फैली हुई थी। यहाँ हरे भरे दरख्तों में डोगरा गांव था। मकानों की छतें ज्यादातर टीन की थी। मैंने एक डोगरा औरत को मकान के बाहर गाय का दूध दोते देखा। शाम हो रही थी, सर्दी में इजाफा हो गया था। कुछ मकानों से ओपलों का धुआं उठ रहा था। मैंने इस धुएं को यूं पहचाना कि फिजा में ओपलों की बू रची हुई थी। इस डोगरा गांव के पीछे चीड़ के दरख्त बहुत से थे जो ढलान में दूर तक चले गए थे। मैंने सोचा कि इन दरख्तों में किसी जगह यूं ही आसन जमा कर बैठ जाता हूँ। लोगों की निगाहों से भी बचा रहूंगा और वक्त भी गुजर जाएगा। मैं गांव के पहलू से गुजरकर नशेब के दरख्तों में आ गया। यहाँ निस्बतन खामोशी और सन्नाटा था। ऊंचे सतूनों जैसे दरख्त के साथ टेक लगाकर इस तरह बैठ गया कि एक तरफ से मुझे गांव और दूसरी तरफ दरख्तों की ढलान बराबर दिखाई दे रही थी। मैंने कंबल अच्छी तरह से अपने शानों पर कर लिया था। सूरज गुरूब हो चुका था और सारी वादी पर शाम का नीम स्याह अंधेरा उतराया था। गांव के मकानों में लालटेनें रोशन हो गई थी। दूर पहाड़ के नशीब में भी मकानों की बत्तियां झिलमिलाने लगी थी। मुझे रात के 2 बजे तक बैठना था। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। ट्रेनिंग की वजह से मैं आधी रात तक एक टांग पर भी खड़ा रह सकता था। मुझे अगर अंदेशा था तो कमबख्त इस मनहूस सीआईडी वाले की तरफ से था कि कहीं वो पुलिस लेकर वहां न आ जाए और सारा मिशन अधूरा न रह जाए। मैं लम्हा लम्हा गहरे अंधेरे में चारों तरफ आंखें खोले देख रहा था। अचानक मुझे गांव की तरफ से एक साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं एकदम से होशियार होकर बैठ गया। अगर ये वही सीआईडी वाला है तो इसकी मौत इसे मेरी तरफ खींचे लिए आ रही है। मैंने फैसला कर लिया कि इसका काम तमाम करके लाश वहीं झाड़ियों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे कानों से झांझरों की मुतरन्नम आवाज टकराई। ये चांदी के झांझरों की आवाज थी जो पंजाब और जम्मू की देहाती औरतें अपने पाँव में पहना करती थी। साया जरा करीब आया तो मैंने देखा कि ये एक डोगरा औरत है जिसके हाथ में एक छोटी बलटुई है और इसके ऊपर रुमाल में लपेट कर कुछ रखा हुआ है। अभी अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था कि मुझे तारीकी में कुछ दिखाई न देता। मैंने जल्दी से आसन जमा लिया मगर मेरी आंखें खुली थी। औरत का साया करीब आ गया। ये डोगरा औरत थी जिसने सूसी की शलवार कमीज पहन रखी थी। इसके पाँव में चांदी की झांझरें थी जो मौसीकी पैदा कर रही थी। झांझरों की मौसीकी रुक गई। औरत आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई। बलटोई घास पर रखी, हाथ बांधकर प्रणाम किया और डोगरा जुबान में कहा, महाराज ये मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ, स्वीकार करें। भूख मुझे बहुत लग रही थी, फिर भी मैं बेहद मोहतात था। ये सीआईडी वाले की कोई साजिश भी हो सकती थी। मैंने साधु संतों की तरह कहा, ये क्या है बालक? डोगरा औरत ने बलटोई के ऊपर से चंगेर हटाकर कहा, महाराज ये मैं अपने गाय का दूध धोकर लाई और ये मकई की रोटी और अचार है। मेरी भूख चमक उठी मगर ये मेरी मौत का सामान भी हो सकता था। मुमकिन है ये औरत दुश्मन की एजेंट हो और इन अशिया में कोई जहरीली शय मिलाकर ले आई हो। मैंने हाथ उठाकर कहा, बालका हम तेरी श्रद्धा से प्रसन्न हुए हैं, परंतु हमें विष्णु माता का आदेश है कि कोई शय किसी को खिलाए बगैर मत खाओ। पहले तुम इसमें से दूध पियो और रोटी खाओ, फिर हम भोजन करेंगे। डोगरा औरत हाथ बांधकर बोली, महाराज जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर डोगरा औरत ने मेरे सामने बलटोई के साथ अपना हाथ चुल्लू बनाकर लगाया। फिर बलटोई को अपने घुटने पर रखा, चुल्लू के साथ मुंह लगाया और घटाघट 2-4 घूंट पी गई। बलटोई रखकर इसने गर्म चादर से मुंह साफ किया और मेरे कहने पर मकई की रोटी के भी 2 निवाले तोड़कर खा लिए। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया। मैं दूध और मकई की रोटी का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। मैं इससे विष्णु माता के चमत्कारों की बातें करता रहा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि दूध और रोटी में किसी जहरीली शय की मिलावट नहीं हुई तो मैंने मकई की रोटी अचार के साथ खानी शुरू कर दी। देखते देखते मैं मकई की सारी रोटी खा गया और दूध की आधी से ज्यादा बलटोई खाली कर दी।
डोगरा औरत ने घुटने पकड़ लिए और कहा, महाराज मुझ पर कृपा करें, मुझे बच्चा दे दें, नहीं तो मेरा शोहर मुझे घर से निकाल देगा, वो मुझे बहुत मारता है, महाराज मुझे बच्चा दे दें। ये जवान डोगरा औरत कुछ इस तरह मेरे कदमों से बिछी जा रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो वाकई मुझसे अपना बच्चा चाहती है। मैंने आवाज में जलाल पैदा करते हुए कहा, बालका पीछे हटकर बैठ जाए, मैं माता शेरावाली के आगे तुम्हारी अरदास करूंगा, विष्णु माँ तेरी गोद जरूर हरी करेगी। अब तुझे और सुन, किसी को बताना मत कि तू मुझे यहाँ मिली थी, वरना तेरे यहाँ बच्चा नहीं होगा। डोगरा औरत तो मेरे आगे सजदे में गिर पड़ी। महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, महाराज मुझे बच्चा दे दे, मेरी जिंद जान आप पर कुर्बान। अच्छा अब तू चली जा। डोगरा औरत ने बलटोई और चंगेर उठाई, कुछ कदम वो हाथ जोड़े उल्टे कदम पीछे चली गई, फिर प्रणाम करके अपने गांव की तरफ चल दी। अब अंधेरा इतना हो गया था कि थोड़ी दूर जाने के बाद ही अंधेरे ने इसे अपने अंदर गुम कर लिया था। गाय के ताज़ा दूध और पहाड़ी मकई की रोटी ने मेरे जिस्म में नई तवानाई भर दी थी। मैं कंबल ओढ़कर दरख्त के पीछे सिमट कर बैठ गया। अब खालिस दूध और पहाड़ी मकई ने अपना रंग दिखाया और मुझे नींद आने लगी। नींद का गलबा इस कदर शदीद था कि मेरा सर बार बार कंधों पर ढलक जाता और मैं इसे बार बार ऊपर उठाता और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करता। मेरी आंखें जलने लगी थी। मैं उठकर खड़ा हुआ, मैंने दरख्तों में दौड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद फिर नींद ने हमला किया। पहले सोचा कि कहीं दूध में ख्वाब आवर गोलियां तो नहीं मिला दी गई, लेकिन ऐसा नहीं था। ये नींद का गलबा था और नींद खालिस दूध और मकई की रोटी की वजह से आ रही थी। चुनाचा कुछ देर नींद के खिलाफ जंग आजमाई करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और नींद को ज़ेर कर लिया। मैंने घड़ी देखी, अभी रात के 10:15 बजे थे। ये घड़ी जो मेरी कलाई पर बंधी थी मुझे बाग जोगिया वाले साधु और एजेंट माता दास ने दी थी और देते वक्त अपनी घड़ी के साथ इसका वक्त मिला लिया था। रात के 2 बजने में अभी बहुत वक्त बाकी था। मैं हैरान था कि वो सीआईडी का आदमी अभी तक मेरे ताकुब में वहां क्यों नहीं आया। कोई चाहे कुछ कहे, मगर मेरे तजर्बे ने मुझे बता दिया था कि वो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है। वो बड़ा मोहतात था कि किसी खास घड़ी का इंतजार कर रहा था जब मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। आखिर ये इसका इलाका था, मैं इसके मुल्क में था, वो मुझे जब और जहां चाहे गिरफ्तार करवा सकता था। मैंने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली और इन ऊंचे नीचे दरख्तों से निकलकर मैं पहाड़ी नाले की तरफ चल दिया। ये नाला मेरी नज़र में था और मैं इसकी सीमत से बखूबी वाकिफ था। नशीबी पत्थरों में से निकलता मैं अंधेरी रात में पहाड़ी नाले की तरफ चलने लगा। आसमान की चमक की वजह से रात की तारीकी में धीमी धीमी धुंधली सी रोशनी घुल मिल गई थी। मैंने दरख्तों का एक झुंड उबूर किया और नीचे पहाड़ी नाला था। यही वो नाला था जिसके आगे वो पुल था जिसके नीचे मुझे 2 बजे रात अपने एजेंट साधु से मुलाकात करनी थी। ये छोटा पुल मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। मैं नसीब में उतरता हुआ नाले के करीब आ गया। अंधेरे में नाले का शफाफ पानी किसी धुंधले आईने की तरह नजर आ रहा था। पानी का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैंने एक जगह पत्थरों के दरमियान जगह बनाई और कंबल ओढ़कर बैठ गया। शबनम गिर रही थी जिसका मेरे मुंडे हुए सिर पर असर हो रहा था। मैंने कंबल अपने सर के ऊपर ले ली। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था, मगर कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें इसकी खास तौर पर मशक कराई गई थी। हमारा फौजी इंस्ट्रक्टर हमारे हाथ पांव बांध कर हमें किसी दरख्त के साथ जकड़ देता और हम सारी रात इस दरख्त के साथ जकड़े रहते। उफ, आज भी कमांडो ट्रेनिंग के वो दिन याद आते हैं तो कानों में से शां शां की आवाज निकलने लगती है। हमें घोड़ों के साथ दौड़ना, ऊंटों की तरह बगैर कुछ खाए पिए मीलों चलना और लूमड़ी जैसी मक्कारी से अपना रास्ता बनाना और सांप, मेंढक और खारदार झाड़ियां खाना सिखाया गया था। हमें अजियतें दी गई थी कि अगर कभी दुश्मन के हत्थे चढ़ जाएं तो इनकी अजियतों से घबरा कर राज फाश न कर दें। हमें बंदर से भी ज्यादा फुर्तीला बनाया गया था। हमें एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाने की मशक कराई गई थी। साथ ही साथ हमें दुश्मन पर उकाब की तरह नजरें रखने की भी मशक कराई गई थी। हमें सूखे पत्तों पर चीते की तरह चलने की ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि हमारे कदम सूखे पत्तों पर पड़े मगर आवाज बिल्कुल पैदा न हो। हमें बेहथियार लड़ाई की मशकें कराई गई थी और इंसानी जिस्म के तमाम तल नाजुक रखो, हड्डियों और आज़ाद से सर्जन डॉक्टरों की तरह आगाह किया गया और बताया गया कि हमें दुश्मन पर कहाँ कारी ज़रब लगानी है। मैं कंबल में अकड़ू बैठा था। मेरी चारों तरफ अंधेरा था। अगरचे इस अंधेरे की मेरी आंखें आबादी हो गई थी और सांप की आंखों की तरह मैं अंधेरे में हर शय देख लेता था। नाले का पानी रल तरल की मुतरन्नम मौसीकी पैदा करता मेरे सामने से गुजर रहा था। शबनमी फिजा में तरह तरह की जड़ी बूटियों और घास पत्तों की बू रची हुई थी। यूं ही रात के 12 बज गए। मैंने वक्त काटने के लिए नाले पर जाकर मुंह हाथ धोया। पानी इस कदर ठंडा था कि हाथ डालते ही मेरी कुल्फी जम गई। चेहरे पर सिर्फ एक छींटा मार सका। इससे ये फायदा जरूर हुआ कि नींद का रहा सहा एहसास भी खत्म हो गया। खुदा खुदा करके जिस्म के गिर्द कंबल लपेटते तरशोल वाली लोहे की लाठी हाथ में उठाई इस नाले के छोटे पुल की तरफ बढ़ा। नाले के इस छोटे पुल के ऊपर एक रेडी का हियोला यूं खड़ा था कि इसके दोनों लकड़ी के बाजू आसमान की तरफ उठे हुए थे। मैं नाले के किनारे चलता पुल के नीचे आ गया।
यहाँ अंधेरा गहरा था। मुझे सीटी की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। अंधेरे में मेरी आंखें चमकने लगी। अचानक किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नाल लगा दी। अपना कोड बताओ। मैं समझ गया कि यह अपना एजेंट है, लेकिन मेरे पाकिस्तानी एजेंट होने की तस्दीक चाहता है। मेरा वही एक कोड नंबर था जो मुझे पाकिस्तानी चीफ ने दिया था। मैंने अपना नंबर दोहरा दिया। पिस्तौल की नाली मेरी गर्दन से हट गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाग जोगिया वाला साधु अंधेरे में मेरे पीछे खड़ा था। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? इसने सरगोशी में कहा। एक आदमी पर मुझे शक है, वो मेरे पीछे लगा है, मगर इसने इस वक्त मुझे नहीं देखा। एजेंट साधु ने मुझे गिरबान से पकड़कर इस तरह झंझोड़ा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी और झटका इतना शदीद था कि मैं अपनी जगह से हिल गया। इसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो मेरे हाथों से मारा गया होता। मैंने कहा, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। इसने मेरा गिरबान छोड़ दिया। अपने गर्म लिबादे के अंदर से एक पिस्तौल निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया और बोला, ये भरा हुआ है, मेरे पीछे पीछे आओ। वो मुझे लेकर नाले पर से गुजर गया। हम दूसरी तरफ की ढलान चढ़ने लगे। ऊपर एक सड़क थी जिसके किनारे कहीं कहीं खंभों पर मदम बल्ब रोशन थे। हम एक लकड़ी के खोखे के पास जा निकले थे जो बंद था और सामने लकड़ी का एक खाली बेंच रखा था। हम खामोशी से सड़क के किनारे किनारे मगरिब की सिमत जा रहे थे। मेरा साथी खामोश था। मैं भी कोई बात नहीं कर रहा था। ये कोई बड़ा ही अहम और ख़तरनाक फौजी मिशन था और कमांडो होने की हैसियत से मुझे मालूम था कि अशद ज़रूरत के सिवा ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकालना होगा। मेरा गाइड एजेंट एक जगह सड़क के नीचे उतर गया। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पगडंडी दूर खेतों में जा रही थी। अंधेरे में खेतों की ऊंची फसल एक दीवार की तरह नजर आ रही थी। इन खेतों के बाजू में चंद एक मकान घुप अंधेरे में खामोश खड़े थे। हम इन खेतों में से भी गुजर गए। अब एक नाहमवार सा मैदान आ गया। मैदान को अबूर किया तो जम्मू की मशहूर नदी तवी दिखाई दी। यह नदी ढलानी किनारों के बीच में बह रही थी। दो रासी नदी पर बना हुआ शहर जम्मू का बड़ा पुल था जिसकी बत्तियां झिलमिला रही थी। मेरा साथी नदी पर पहुंचकर रुक गया। अंधेरे में इसने बाएं जानिब देखा और फिर मुझे लेकर इस तरफ चला गया। यहाँ एक छोटा सा घाट था। छोटी बड़ी 6-7 कश्तियां किनारे पर खड़ी थी। इसने इशारे से मुझे पीछे आने को कहा और फिर हम जरा अलग खड़ी एक छोटी सी कश्ती में सवार हो गए। मेरे साथी एजेंट साधु ने कश्ती की रस्सी पहले ही खोल दी थी। हमने इस कश्ती में तवी नदी पार की और दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ से हमारा सफर फिर शुरू हो गया। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि हमारा टारगेट कहाँ है और जिन 2 कमांडोज के बारे में मुझे बताया गया था वो कहाँ मिलेंगे। जम्मू शहर की रोशनियां पीछे रह गई थी। मेरे साथी एजेंट ने तो जैसे ना बोलने की कसम खा रखी थी। हम पू फटने तक पहाड़ी इलाके में चलते रहे। जब आसमान पर सुबह काजब का नीला उजाला फैलने लगा तो मेरा साथी एक जगह रुक गया। ये सारे का सारा पहाड़ी इलाका था। एक तरफ जम्मू, चंपा और कुल्लू की पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था। दूसरी जानिब कश्मीर के सरबफलक पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां सुबह काजिब की मदम रोशनी में झलकने लगी थी। हमें इस पहाड़ के दामन में पहुंचना था। मेरे साथी एजेंट ने कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, मैंने अंदाजा लगाया कि वहां पहुंचना बहुत दुश्वार था। इसने कहा, आगे पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक है। सड़क कच्ची है मगर हम खुड्डों और घाटियों में सफर करेंगे। तुम थक तो नहीं गए, लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम एक नौजवान तजर्बाकार कमांडो हो और इससे पहले भी पठानकोट में बड़ा जबरदस्त मार्का मार चुके हो। आओ चले, मैं चाहता हूँ सूरज निकलने से पहले हम इस जगह से निकल जाएं। जब सूरज तुलू हुआ तो वादी में चारों तरफ उजाला फैल गया। इस वक्त हम दरख्तों के एक तवील सिलसिले में से गुजर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन चलते रहने की वजह से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी बल्कि पसीना आ रहा था। एक जगह सरसब्ज झाड़ियों के दरमियान शुफाफ चश्मा बह रहा था। हमने मुंह हाथ धोया, मकई की रोटी अचार के साथ खाई जो मेरा साथी अपने झोले में डालकर साथ लाया था। अब दिन खूब निकल आया था। दरख्तों में से धूप छन छन करा रही थी। मेरा साथी साधु माता दास अब भी खामोश था। मैं भी मुसलहतन इससे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। इसने अपने साधुओं जैसे झोले से कागज के टुकड़े पर बना हुआ नक्शा निकाला और इसे गौर से देखने लगा। फिर नक्शा फाड़ कर चश्मे के पानी में बहा दिया। उठकर जंगल में एक पहाड़ी ढलान की तरफ देखा और मुझे इशारे से पीछे आने को कहा। मैं चाबी दिए खिलौने की तरह इसके पीछे चल रहा था। हम नशीब से उतर कर एक वादी में आ गए। ये गैर आबाद वादी थी जहाँ छोटे दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी। दोपहर तक हम इस वादी में चलते रहे। दोपहर के 2 बजे हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी के पास बैठ गए। थोड़ी सी रोटी खाई, नदी का ठंडा पानी पिया, मुंह हाथ धोया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। एक गहरी खड्ड उबूर करके छोटी छोटी पहाड़ी टेकरियों के गैर हमवार मैदान में आ गए थे। इन टेकरियों के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला था जिनकी चोटियों पर कहीं कहीं सफेद बर्फ धूप में चमक रही थी। चंद एक टेकरियों को पार करने के बाद एक टेकरी के अकब में बड़ी सी चट्टान खड़ी थी।
मेरे साथी एजेंट ने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारी पहली मंजिल है। चट्टान जहां से शुरू होती थी वहां इतना ऊंचा जंगली घास था कि इसमें हाथी भी छुप जाए तो किसी को पता नहीं चल सकता था। हम इस हाथी छुपवा घास में दाखिल हो गए। यहाँ चट्टान में गार का शुगाफ नजर आया, जिसके मुंह पर ऊपर से लटकने वाली बेलों से झालरें सी डाल रखी थी। गार का दहाना तंग था मगर अंदर से काफी खुला गार था। हम यहाँ बैठ गए। मैंने अपना कंबल उतार कर पास रख लिया। मेरे साथी साधु एजेंट ने कहा, तुम आराम कर सकते हो, तुम्हारे साथी कमांडो इसी जगह पहुंचने वाले हैं। यहाँ मेरा मिशन खत्म होता है। मैं तुम्हें दीगर साथियों के सुपुर्द करके वापस चला जाऊंगा। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। मैंने दबी जुबान में पूछा कि हमारा मिशन क्या है। मेरे एजेंट साथी ने सर नफी में हिलाया, ये मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस ऑपरेशन की तफसील तुम्हें कमांडो ही बता सकेंगे। अब खामोशी से आराम करो, तुम्हें आगे शायद सोना नसीब नहीं होगा। मैं कंबल का सिराना बनाकर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। कोई मुझे आहिस्ता से झंझोड़ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरा साथी एजेंट कह रहा था, तुम्हारे साथी कमांडोज आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे खाई के नर्सलों में चलते देखा था। मैं उठकर बैठ गया। मेरा साथी एजेंट गार से बाहर चला गया, मगर मैं गार के अंदर ही बैठा रहा। 10-15 मिनट बाद वो गार में दाखिल हुआ तो इसके साथ 2 अजनबी भी थे। उन्होंने वादी कश्मीर के करूनों जैसा लिबास पहन रखा था और कांधों से गठरियां लटक रही थी। ये घुटे हुए जिस्म वाले जवान थे जिनके चेहरे तांबे की तरह चमक रहे थे और आंखों में चीते जैसी चमक लहरा रही थी। गार में आते ही वो मुझे गौर से देखने लगे। मेरे साथी एजेंट ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, यह नंबर 7 है, आपका साथी कमांडो। मैं इसे जम्मू से यहाँ लाया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो साधु एजेंट खामोशी से गार से बाहर निकल गया। दोनों नौवारिद जवान अपनी अपनी गठरियां जमीन पर रखकर बैठ गए। इनमें से एक ने गार का जायजा लिया, फिर गार के मुंह पर जाकर बाहर घास में इधर उधर देखा। वापिस आकर इसकी तेज चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी और पूछा, तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? मैंने पिस्तौल निकालकर जमीन पर रख दिया। दूसरा कमांडो पिस्तौल उठाकर इसे गौर से देखने लगा। तुम पहले भी मिलिट्री ऑपरेशन पर गए थे नंबर 7? हाँ, पठानकोट मिशन पर। पहले वाला कमांडो बोला, तुम्हारे बारे में हमें यही बताया गया है, मगर तुम तो अभी नौजवान हो, कौन सी कमांडो रेजिमेंट में थे? मैंने अपना मजीद थोड़ा सा तारुफ करवाया। ये दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो थे और उनका ताल्लुक बाकायदा एक कमांडो रेजिमेंट से था। इससे ज्यादा मैं इन कमांडोज के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदी के लिए दुश्मन पर कारी ज़रब लगाने और अपनी जानें कुर्बान करने के लिए दुश्मन के इलाके में घुस आए थे। उन्होंने एक नक्शा निकालकर ज़मीन पर फैला दिया और मुझे इस खतरनाक फौजी मिशन के बारे में तफसीलात बताई। ये मिशन एक बहुत बड़े और नाजुक फौजी अहमियत के पुल को तबाह करने का मिशन था। यह पुल कश्मीर की वादी में एक ऐसे नाजुक मकाम पर वाक़ था जहाँ वो 2 पहाड़ों को एक दूसरे से मिलाता था। पुल एक तेज़ रफ्तार पहाड़ी नाले पर बना हुआ था और इससे टैंक बड़ी आसानी से गुजर सकते थे। पुल के दोनों जानिब भारतीय फौज की एक डिवीजन मुनकसम थी। आधी डिवीजन दूसरी तरफ छावनी डाले हुए थी। दोनों डिवीजनों और जम्मू और कश्मीर की वादियों के दरमियान फौजी नकलो अमल का यही एक वाहिद जरिया था जो सर्दियों में भी काम आ सकता था, जबकि दूसरी सड़क बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती थी। कश्मीर में दुश्मन के जितने भी पुल थे, इनमें से इस पुल की बड़ी अहमियत थी। इस पुल को कमांडो ऑपरेशन के जरिए उड़ाने का फैसला किया गया, क्योंकि शायद आपको मालूम ना हो कि पहाड़ी इलाकों में पुलों को बमबारी से तबाह करना जान जोखों का काम होता है। आसपास पहाड़ियों की वजह से एक तो हवाई जहाज ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, दूसरा बुलंदी से ये पहाड़ी पुल इतना छोटा टारगेट नजर आता है कि इन पर गिराए जाने वाले बम अक्सर निशान से इधर उधर हटकर गिरते हैं। दूसरी मुश्किल ये होती है कि दुश्मन ने इस किस्म के नाजुक अहमियत के हामिल पुलों के इर्द गिर्द तैयारा शिकन गन्ने लगाई होती है। जहाज अगर नीचे आता है तो बड़ी आसानी से दुश्मन की जद में आकर हिट हो जाता है। दुश्मन की तैयारा शिकन गन्ने बड़ी आसानी से इसे निशाना बना लेती है। चुनाचा इस किस्म के अहम पुलों को अक्सर कमांडो ऑपरेशन के जरिए ही उड़ाने की कोशिश की जाती है। कमांडो ऑपरेशन में चंद एक कमांडो नौजवानों की शहादत का ही अंदेशा होता है, लेकिन ऑपरेशन अगर सही और कामयाब असूलों पर अमल पजीर हो और दुश्मन बेदार न हो जाए तो पुल को तबाह कर दिया जाता है। दुश्मन के पेट में घुसकर इसकी किसी जबरदस्त फौजी अहमियत वाले पुल को तबाह करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि दुश्मन वहाँ हर वक्त चौकस होता है। मेरे दोनों साथी उम्र में मुझसे बड़े और इंतहाई तजर्बाकार और माहिर कमांडोज थे। वो मुझे कोई अहमियत न देते अगर इन्हें मेरे पठानकोट वाले कामयाब कमांडो ऑपरेशन के बारे में तफसीलात का इल्म न होता। उन्हें मेरे पूरे रिकॉर्ड से आगाह कर दिया गया था। चुनाचा वो मुझसे इस तरह बात करते थे जिस तरह एक माहिर कमांडो दूसरे जाबाज कमांडो से बात करता है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।